नमस्कार दोस्तों, ये हमारे एनायोस सीरीज़ की तीसरी वीडियो है। इसके पहले की 2 वीडियोज़ में हमने प्राचीन शिक्षा और उसके बाद हमने जो कंपनी के अधीन शिक्षा थी, कंपनी के अधीन जो शिक्षा के प्रावधान थे, 1600 लेकर 1833 तक की हमने बात कर ली थी, ठीक है? और 1833 में जो चार्टर आया था, हमें उससे इस वीडियो में शुरुआत करनी है, ठीक? तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कि जो मैकाले मिंट्स आया 1835 में, उसकी बात करने वाले हैं हम। लेकिन उससे पहले हम इसमें 1833 का जो चार्टर आया था उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है? तो अगर हम एनायोस की बात करें तो एनायोस में मैकाले मिंट्स बहुत डिटेल में नहीं दिया गया है, यहाँ पे केवल कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही दी गई हैं। तो हम उन चीज़ों को देखेंगे ही, साथ में जो कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, उनको भी हम साथ में देखते हुए चलेंगे, ठीक? तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है मैकाले मिंट्स या मैकाले का विवरण पत्र, ठीक है? इसको हम विवरण पत्र भी बोलते हैं या मैकाले का विवरण पत्र। तो लॉर्ड मैकाले जो कि भारत के लिए बनी सर्वोच्च काउंसिल परिषद का सदस्य था, सन 1834 में भारत आया। उस समय भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक थे। मैकाले भारत में केवल 4 वर्षों के लिए रहे, परंतु इस छोटी अवधि में उसने लाखों भारतीयों के भाग्य को सदा के लिए प्रभावित किया। ठीक है? तो अगर हम बात करें सर्वोच्च काउंसिल परिषद की, ठीक है? तो ये जो परिषद थी इसमें पहले 3 सदस्य हुआ करते थे, ठीक है? लेकिन 1833 में जो चार्टर आया 1833 में जो चार्टर आया, उसमें इसमें सदस्यों की संख्या 3 से बढ़ा के 4 कर दी गई और ये जो चौथा पद था, ये था विधि सदस्य का पद था इसमें, ठीक? ये चौथा जो पद था, ये विधि सदस्य का पद था और मैकाले ही काउंसिल परिषद का पहला विधि सदस्य था, जो कि विधि सदस्य के रूप में भारत आया 1834 में और हमारा ये चार्टर आया था 1833 में। उसके 1 साल के बाद विधि सदस्य के रूप में मैकाले भारत आया 1834 में और उस समय भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक थे, ठीक है? तो यहाँ पे हमें 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है कि हमारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ है कि उस समय जब मैकाले भारत आया तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिंक और ये भारत आया था 1834 में मैकाले और 1833 के आज्ञा पत्र के आधार पे भारत आया था ये विधि सदस्य के रूप में, ठीक है? तो ये हमारी इतनी बात यहाँ पे हुई। अब हम चलिए आगे बात करते हैं 1833 के चार्टर के को हम देख लेते हैं एक बार। ठीक। तो अगर हम बात करें कि 1833 का जो आज्ञा पत्र था, अगर हम इसके बारे में बात करें, तो इस आज्ञा पत्र में समस्त मिशनरियों को भारत में आने का प्रावधान कर दिया गया कि कोई भी मिशनरी अब भारत में जाके ईसाई धर्म का प्रचार कर सकता है। सारे मिशनरियों को यहाँ पे छूट दे दी गई, ठीक। और इसके बाद क्या गया कि शिक्षा का जो अनुदान था वो 10 लाख कर दिया गया। इसके पहले जो 1813 में जो चार्टर आया था उसमें ये 1 लाख का प्रावधान था और इसको 1833 में बढ़ा के 10 लाख कर दिया गया। इसके बाद इसमें कहा गया कि जन्म स्थान, वंश तथा वर्ण के आधार पर पद प्राप्ति से रोक लग गई इसमें भारतीयों को। जैसे जो भारतीय राजा थे, ठीक है, जो भारतीय राजा थे तो वो जन्म स्थान या वर्ण के आधार पे राज्य करते थे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या किया गया कि जन्म स्थान मतलब कोई भी राजा का वंशज राजा नहीं होगा, वंश तथा वर्ण के आधार पर पद प्राप्ति को रोक लगा दिया गया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद गवर्नर जनरल काउंसिल में कानून सदस्य वित्त सदस्य को बढ़ा दिया गया। जो भी हमने पहले बात की थी कि पहले 3 सदस्य होते थे, इसको 1833 में 4 कर दिया गया कि गवर्नर जनरल काउंसिल में कानून सदस्य वित्त सदस्य बढ़ा दिया गया, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करें तो 1834 में मैकाले भारत आया, ठीक है, जो गवर्नर जनरल काउंसिल का प्रथम वित्त सदस्य था। तो यहाँ पे जो वित्त सदस्य का पद जो बढ़ाया गया था, वो वित्त सदस्य सबसे पहला जिसने धारण किया वो था मैकाले। तो मैकाले भारत में प्रथम वित्त सदस्य के रूप में आया यहाँ पे, ठीक है। 1834 में वो भारत में आया, ठीक। अब अगर हम आगे बात करें तो 1813 चार्टर जो था, 1813 का जो चार्टर आया था उसके धारा 43 में 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था और ये एक जो 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था, इस 1 लाख रुपए को शिक्षा के ऊपर, साहित्य के ऊपर
और विज्ञान के प्रसार के ऊपर इस 1,00,000 रुपए को खर्च करना था, या इस 1,00,000 रुपए का व्यय करना था 1813 के चार्टर की धारा 43 के आधार पर। ठीक है, लेकिन इसमें हुआ क्या था कि जब इस प्रावधान को जोड़ा गया तो इसके बाद हुआ क्या, यहाँ पे जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद उत्पन्न हो गया। ठीक है, प्राच्य पाश्चात्य विवाद उत्पन्न हो गया, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात की थी। तो ये विवाद उत्पन्न हो गया कि ये जो 1,00,000 रुपया था, ये हमें खर्च कहाँ करना है, ये भारतीय साहित्य के ऊपर खर्च होगा कि अंग्रेजी साहित्य के ऊपर खर्च होगा। ठीक है, तो ये विवाद हो गया भारतीयों में और अंग्रेजों में। ठीक है, और फिर क्या किया गया कि 1833 के चार्टर में इस 1,00,000 रुपए के प्रावधान को, इस जो 1,00,000 रुपए का अनुदान था, इस अनुदान को बढ़ा के 10,00,000 रुपए कर दिया गया 1833 के चार्टर में। तो जहां पे पहले 1,00,000 रुपए की विवाद था, तो वहां पे 10,00,000 रुपए में विवाद और बढ़ गया। ठीक है, तो उस विवाद को कम करने के लिए क्या किया गया कि 1834 में जो लॉर्ड टीबी मैकाले, इनका मैकाले का पूरा नाम लॉर्ड टीबी मैकाले है, मैकाले को जन शिक्षा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, यहाँ पे एक जन शिक्षा समिति बनाई गई और उस जन शिक्षा समिति का अध्यक्ष मैकाले को बनाया गया। और मैकाले से धारा 43 जो 1813 के चार्टर की जो धारा 43 थी, इस पर परामर्श मांगा गया। ठीक है, कि ये जो व्यय करना है 1,00,000 रुपए, जो मतलब जो धारा 43 थी, ये साहित्य की बात करती थी कि साहित्य पर 1,00,000 रुपए का व्यय करना है, तो किस साहित्य के ऊपर करना है, ये परामर्श मांगा गया लॉर्ड मैकाले से धारा 43 के ऊपर। ठीक है, तो अब अगर हम आगे बात करें, तो लॉर्ड मैकाले जो जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन का चेयरमैन था, जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन को ही हम जन शिक्षा समिति बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं जन शिक्षा समिति। ठीक, कि जो जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन है, इसी को हम बोलते हैं जन शिक्षा समिति। और लॉर्ड मैकाले जो था, वो जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन का चेयरमैन था या अध्यक्ष था। और ठीक है, चेयरमैन था। लॉर्ड मैकाले ने जनवरी 1835, ये आपको कई जगह ये डेट 2 फरवरी 1835 भी मिल सकती है। तो 2 फरवरी 1835 को वो लागू हुआ था। ठीक है, जो वहाँ पे हम बात करें जो मिंट था इसका, उसको अधिनियम बन गया था 2 फरवरी 1835 को। तो जनवरी 1835 में एक स्मरण पत्र मेमोरेंडम तैयार किया तथा प्रसारित किया। उसने देशज संस्कृत तथा विधाओं, देशज ज्ञान तथा भाषाओं के माध्यम जैसे संस्कृत, अरबी तथा फारसी के विरुद्ध एक निर्णयात्मक आधार लेते हुए इन्हें नकारा और अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पाश्चात्य विज्ञान का समर्थन किया। इस विषय पर उसकी धारणा विचार भारतीय शिक्षा के इतिहास में मैकाले मिंट्स के नाम से प्रख्यात हैं, या हम कहें कि हमारे लिए कुख्यात हैं। तो उसने जो मैकाले मिंट्स में अपना जो मेन बात की थी, उसने क्या कहा कि देशज जो संस्कृत है, जो देशज जो हमारी संस्कृत विधाएँ, देशज ज्ञान तथा भाषाएँ हैं, जिसमें जैसे संस्कृत है, अरबी तथा फारसी, क्योंकि उस टाइम यहाँ जो जन समूह था, उसकी एक बड़ी भाषा संस्कृत थी, अरबी थी और फारसी थी। ठीक है, तो उसने इन तीनों भाषाओं को नकार दिया। उसने कहा कि इन तीनों ही भाषाओं से श्रेष्ठ है अंग्रेजी। ठीक है, और इसीलिए उसने कहा कि जो अंग्रेजी भाषा है, यही शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे ज्ञान विज्ञान के तथ्य इसमें शामिल हैं। अंग्रेजी जो है ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण भाषा है, इसलिए हमें शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही रखना है। और मूलतः यही विचार था मैकाले मिंट का, कि उसने जो देसी भाषाएं थी, जिसमें संस्कृत थी, अरबी थी, फारसी थी, इनके ऊपर अंग्रेजी को सर्वोच्च मानते हुए मैकाले मिंट्स को प्रस्तुत किया। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम इम्पोर्टेंट चीज़ की बात करें, तो हमारे लिए यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ें ये है कि लॉर्ड मैकाले जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन का चेयरमैन था। और जनवरी 1835 में, ठीक है, जनवरी 1835 में उसने अपना स्मरण पत्र मेमोरेंडम तैयार किया था, जो 2 फरवरी 1835 को अधिनियम बन गया था। ठीक, और इसमें उसने देशज संस्कृत विधाओं, देशज ज्ञान तथा भाषाओं के माध्यम जैसे संस्कृत, अरबी तथा फारसी का विरोध किया था, या इन्हें नकारा था, और अंग्रेजी भाषा के माध्यम को पाश्चात्य विज्ञान का समर्थन किया था। मतलब उसने अंग्रेजी भाषा का इसमें समर्थन किया था,
और संस्कृत, अरबी तथा फारसी आदि भाषाओं को उसने नकार दिया था। उसने कहा था कि अंग्रेजी जो है वो सर्वोच्च भाषा है और वो संस्कृत, अरबी तथा फारसी से कहीं अधिक ज्ञान विज्ञान से सुसज्जित भाषा है इसमें। ठीक है, तो ये था कुछ मैकाले मिंट्स। अगर इसके बारे में आगे बात करें, जिसने भारतीय शिक्षा पद्धति को गहन रूप से प्रभावित किया। हमें देसी शिक्षा पद्धति के विषय में सोचने भर में 100 वर्ष लग गए जब सन 1937 में महात्मा गांधी ने वर्धा कॉन्फ्रेंस में बेसिक एजुकेशन बुनियादी शिक्षा का प्रस्ताव रखा। तो यहाँ पे सन 1937 में महात्मा गांधी ने वर्धा कॉन्फ्रेंस में बेसिक एजुकेशन बुनियादी शिक्षा का प्रस्ताव रखा था और ये लगभग 100 वर्षों बाद आया था मैकाले मिंट्स के। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे हमें ध्यान रखनी है कि इसके बीच अगर आप देखो तो 1834 से 1937 के बीच में मैकाले मिंट्स जो था उसी के आधार पर सारे शिक्षा प्रावधान बनाए गए थे। ठीक है, और अगर हम आज भी देखें तो आज लगभग 200 वर्ष के पश्चात भी मैकाले के प्रभाव को मिटा नहीं पाए हैं। वर्तमान शिक्षा पद्धति पर आज भी मैकाले के प्रभाव किसी न किसी रूप में देखने को मिलता है। जैसे भारत में माता पिता आज भी अपने बच्चों की शिक्षा के लिए अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों को प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, तो अगर हम अब आगे बात करें, यहाँ पे कुछ खास इंपॉर्टेंट चीज नहीं थी, अगर आप इसमें याद रखना चाहो तो सन 1937 में महात्मा गांधी ने वर्धा कॉन्फ्रेंस में बेसिक एजुकेशन बुनियादी शिक्षा की नींव रखी थी, प्रस्ताव रखा था। ये चीजें अभी आगे जब हम वर्धा कॉन्फ्रेंस को अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें चीजें हम कवर करेंगे। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करें, मैकाले ने अंग्रेजी की तुलना में देशज भाषाओं संस्कृत तथा अरबी दोनों को नकारा क्योंकि उसके विचार में अंग्रेजी इन दोनों भाषाओं से कहीं ऊपर थी जिसके द्वारा ज्ञान विज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। उसने बड़े घमंड, दर्प से या झूठा दावा किया कि एक अच्छी यूरोपीय लाइब्रेरी की एक अकेली अलमारी समस्त भारत और अरब के पूरे साहित्य से अच्छी है। निसंदेह यूरोपीय साहित्य आंतरिक रूप में इन सबसे श्रेष्ठ है। उसके अनुसार भारत में अंग्रेजी का प्रयोग शासक वर्ग करता था। सरकार में बैठे उच्च वर्गीय मूल भारतीय निवासी भी इसका प्रयोग करते हैं। अतः जो बात हम अरबी और संस्कृत के कॉलेजों पर करते हैं वह सत्य के उद्देश्य के लिए कोरा घाटा है, वह तो भ्रांति के समर्थकों को ऊपर उठाने के लिए दिया गया उदार या अंतोषक है। तो यहाँ पे जो मेन बात की थी मैकाले ने, उसने यहाँ पे जो देशज भाषाओं मतलब संस्कृत तथा अरबी में जितने साहित्य थे और जितने ज्ञान के स्रोत थे उनको उसने नकार दिया। उन्होंने कहा कि इनसे भारतीय जनमानस को शिक्षा प्रदान करना गलत है। उसने इसका विरोध किया और इनको नकार दिया और उसने अंग्रेजी को इन दोनों भाषाओं से सर्वोच्च माना, मतलब संस्कृत और अरबी से उसने अंग्रेजी को सर्वोच्च माना। और इसका ये जो एक कथन, एक जो कोटेशन है, बड़ा फेमस उस टाइम हुआ कि एक अच्छी यूरोपीय लाइब्रेरी की एक अकेली अलमारी समस्त भारत और अरब के पूरे साहित्य से अच्छी है। उसने कहा अपने मैकाले मिंट्स में कि एक अच्छी यूरोपीय लाइब्रेरी की एक अकेली अलमारी समस्त भारत और अरब के पूरे साहित्य से अच्छी है। निसंदेह यूरोपीय साहित्य आंतरिक रूप से इन सबसे श्रेष्ठ है। ठीक है, ये उसने अपने मैकाले मिंट्स में कहा कि जो देशज भाषाओं और संस्कृत तथा अरबी के जो साहित्य हैं उनका पूरा अगर संपूर्ण भंडार भी एक लाइब्रेरी भी आप ले लो और अंग्रेजी की सिर्फ एक अच्छी किताब ले लो तो सारी लाइब्रेरी अंग्रेजी के उस किताब के आगे बेकार है। ये मैकाले ने अपने मिंट्स में कहा। ठीक है, और उसने ये भी कहा कि भारत में अंग्रेजी का प्रयोग शासक वर्ग करता है। तो उस टाइम कंपनी लगभग शासन पूरा अपना यहाँ पे बिठा चुकी थी और 1934 में कंपनी ही शासन कर रही थी। तो इसीलिए उसने कहा कि भारत में अंग्रेजी का प्रयोग शासक वर्ग कर रहे हैं और सरकार में बैठे उच्च वर्गीय मूल भारतीय निवासी भी इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब जब मेन जो शासन व्यवस्था इंग्लिश में ही हो रही है, अंग्रेजी में ही हो रही है, तो फिर जो वहाँ के कर्मचारी हैं, ठीक है, वो चाहे भारतीयों की या किसी भी भाषा को बोलने वाले, उनको तो वहाँ पे अंग्रेजी को प्रधानता देनी पड़ेगी। तो ये सब सारी चीजें मैकाले ने अपने मिंट्स में कही। ठीक है, और उसने अरबी और संस्कृत के साहित्य को पूरी तरह से नकार दिया और उसने कहा कि जो अरबी और संस्कृत के कॉलेज हैं इनको हमें अनुदान या अनुतोषक नहीं देना चाहिए। ठीक है, उसने इसकी बात की।
अब अगर हम आगे बात करें इसमें, मैकाले ने आगे कहा कि सीमित वित्तीय संसाधनों के साथ हमारे लिए यह संभव है कि हम सारी जनता को शिक्षित करें। इस समय हमें अपना पूरा प्रयत्न करना चाहिए एक ऐसे वर्ग का निर्माण करें जो हमारे और लाखों लोगों के मध्य जिन पर हम शासन करते हैं दुभाषिया का काम करे। एक ऐसा वर्ग जो रक्त और रंग से भारतीय हो परंतु अपनी रुचियों, विचारधारा, नैतिकता तथा बुद्धि में अंग्रेज हो। पर हमें उस वर्ग पर हम यह दायित्व सौंप सकते हैं कि वह देश भी देसी बोलियों को परिष्कृत करे, उन बोलियों को पाश्चात्य नामावली से ग्रहित विज्ञान की शब्दावली से संपन्न या समृद्ध करे और उन्हें आहिस्ता आहिस्ता इस योग्य बनाए कि वह समस्त जनसंख्या तक उस ज्ञान को ले जा सके। तो यहाँ पे जो मैकाले ने अपना निस्यंदन का एक सिद्धांत दिया था उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये उसका निस्यंदन का ही सिद्धांत है कि उसने कहा कि सीमित वित्तीय संसाधनों के साथ सभी को शिक्षित करना संभव है। ठीक है, तो उसने इस पे मेन अपना जोर दिया कि इस समय अपना पूरा प्रयत्न करना चाहिए कि एक ऐसे वर्ग का निर्माण करें जो हमारे और लाखों लोगों के मध्य जिन पर हम शासन करते हैं। मतलब उसने कहा कि कुछ लोगों को जो ऊपर कुछ लोगों को आप शिक्षित कर दो, एक वर्ग को आप शिक्षित कर दो और वह वर्ग जो दुभाषिया का काम करे, मतलब जो शिक्षित हो जाएगा तो वो दुभाषिया का काम करेगा और वह एक ऐसा वर्ग होगा जो रक्त और रंग में तो भारतीय होगा, मतलब वो निवासी तो भारत का ही होगा परंतु उसकी जो पूरी मानसिकता हो जाएगी, मतलब उसकी जो रुचियां, विचारधारा, नैतिकता तथा बुद्धि वो इनमें अंग्रेज हो जाएगा। वो रुचियों, विचारधारा, नैतिकता तथा बुद्धि में अंग्रेज हो जाएगा और उसका रंग और वंश भारतीय ही रहेगा। और जिस वर्ग को शिक्षित करेंगे, ठीक है, जिस एक वर्ग को शिक्षित कर देंगे उस वर्ग पे वो दायित्व सौंप देंगे कि जो नीचे बचे हुए देसी लोग हैं, ठीक है, वो जो देसी बोलियां हैं कि वह वर्ग उनको परिष्कृत करे और उन बोलियों को पाश्चात्य नामावली से ग्रहित विज्ञान की शब्दावली से संपन्न या समृद्ध करें और उन्हें आहिस्ता आहिस्ता इस योग्य बनाएं कि वह समझ जनसंख्या तक उस ज्ञान को ले जा सकें। तो यहाँ पे इनका मेन यही कहना था कि हम एक छोटे से वर्ग को शिक्षित कर देंगे और बाद में धीरे धीरे वही पूरे जनमानस में शिक्षा का प्रसार करेगा। ठीक है, फिर अगर हम आगे बात करें, अब हम आगे बात करें कि मैकाले के मिन्स तथा डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत को लॉर्ड बैटिंग जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से स्वीकार कर लिया और आदेश दिया कि भारतीय शिक्षा प्रणाली के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया जाए। तो यहाँ पे हम इसकी बात कर लेते हैं पहले कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या है और अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत क्या है। ठीक है, अभी हमने पीछे जो बात की थी ये वही है, उसी को यहाँ पे डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी या अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आप ऊपर मान लो आप 4 व्यक्तियों को शिक्षित कर दो और यही 4 व्यक्ति धीरे धीरे सारी जनता को शिक्षित करते चले जाएं और कुछ समय में जो पूरा समूह होगा, ठीक है, वो शिक्षित हो जाएगा। ठीक है, और जो सरकार का व्यय होगा या कंपनी का जो व्यय होगा वो सिर्फ इन 4 लोगों के ऊपर होगा। ठीक है, जितना व्यय होगा वो सिर्फ 4 लोगों के ऊपर होगा और उसी वेग में ही सारे समूह धीरे धीरे शिक्षित होते चले जाएंगे। तो इसी को मैकाले ने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत कहा था। ठीक है, उस दिन के पश्चात मैकाले के मिन्ट्स लगभग 2 शताब्दियों तक भारत में शिक्षा का आधार बन गए और आज हम स्वतंत्रता के पश्चात भी अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम मानते आ रहे हैं। इतना ही नहीं, अंग्रेजी की तुलना में राष्ट्रीय भाषाओं से शिक्षित व्यक्ति को हीन भी समझा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो मैकाले मिन्ट्स था ये कंप्लीट होता है। ठीक है, मैकाले मिन्ट्स में हमारा सिर्फ एनालिसिस में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है और हम कभी इसको डिटेल में पूरा लेंगे। ठीक है, मैकाले मिन्ट्स को हम कभी पूरा डिटेल में लेंगे, लेकिन एनालिसिस की बुक में, एनालिसिस की समरी में इस मैकाले मिन्ट्स के बारे में सिर्फ इतनी चीज़ें दी गई हैं और इसके बाद हम अगली वीडियो में वुड डिस्पैच के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, ठीक है, तो आप इसको लाइक भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा